का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय करने जा रहे हैं, वो भी उसी दिशा में उठाया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 3 परियोजनाएं, जिसमें से 2 परियोजनाएं ऐसी हैं जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो पूरे दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसा रिंग तैयार करेंगी, सड़कों का एक ऐसा सुंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेहतरीन, जिसका उदाहरण आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में देखेंगे, उस तरह के क्वालिटी, उस तरह की उसकी रेंज और उस तरह की गुणवत्ता वाली सड़क का निर्माण जो है ये किया जा रहा है। इसके लिए बहुत आवश्यक ये परियोजना है। और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के लिए, क्योंकि हरियाणा सबसे ज्यादा इन परियोजनाओं का लाभ इसको मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये परियोजनाएं इससे हरियाणा के हिस्से से ज्यादातर हिस्से से होकर गुजरती हैं। 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और इसमें 7,558 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरी परियोजना जो है संपन्न होगी। और इसके अलावा 136 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, जो कि 4,115 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा। और ये 2 परियोजनाएं जो शुरू हो रही हैं, आज से उसका शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं। और तीसरी परियोजना भी मुकरबा चौक दिल्ली से पानीपत तक का जो क्षेत्र है, सड़क की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी, उसे 8 लेन का किया जाएगा। ये सुविधा सुरक्षित यात्रा के लिए, ईंधन की बचत के लिए, समय की बचत के लिए और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक प्रगति के लिए बहुत जो महत्वपूर्ण आधार है, मूलभूत ढांचा है, जिसमें सड़क अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सड़कों की जाल की, उसकी शुरुआत यहाँ होगी। तो आज हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। आज ये अवसर हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को और नेशनल हाईवे को, जो कि मुकरबा से पानीपत तक का है, उसका निर्माण इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन के हिसाब से किया जा रहा है कि कहीं भी कोई एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। कंट्रोल्ड एक्सेसिबिलिटी होगी, यानी सड़क के अलावा अलग से उसमें प्रवेश जो है वो नियंत्रित होगा, ताकि परिवहन में, यातायात में किसी तरह का व्यवधान ना हो। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ करने के लिए बता रहे हैं। कुछ पल हम सबके मंच पर होंगे हमारे साथ। ये 6 लेन का, जो कि दोनों पेरिफेरल वेज है, और इसमें जैसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल वेज का हमने बताया कि 4,220 करोड़ रुपए की लागत, और ये पूरा सेक्शन जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली से ही इन दोनों की शुरुआत होगी। और ईस्टर्न पेरिफेरल वेज, जो कि पूरे का पूरा कंक्रीट से, सीमेंट से बनकर तैयार होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी गुणवत्ता होगी, कितनी मजबूती होगी, कितना विशेष होगा, और उसके लंबे समय तक उसका उपयोग, जिसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी आप सबको। तो इस तरह से ये कुंडली से शुरू होकर जो ईस्टर्न पेरिफेरल वेज है, यमुना नदी को पार करते हुए बागपत रोड, मेरठ रोड, हापुड़ रोड, गाजियाबाद अलीगढ़ रोड होते हुए कासना सिकंदरा रोड और ताज एक्सप्रेसवे को टच करते हुए ये फिर से यमुना नदी से होते हुए पलवल में वहां पर वो संपूर्ण होगा। ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल वेज, क्योंकि इस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पेरिफेरल वेज मिलकर पूरे दिल्ली को एक ऐसा रिंग देंगे, सड़कों का एक ऐसा जाल देंगे, ताकि लगभग 60% ऐसे वाहन जिन्हें दिल्ली में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो वाहन जो है दिल्ली में गए बिना, दिल्ली में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य तक पहुंच सके, चाहे वो उत्तर प्रदेश की दिशा से, चाहे हरियाणा की दिशा से या राजस्थान की दिशा से। तो ये अपने आप में बहुत खास है। और जिस तरह से मुकरबा चौक दिल्ली से पानीपत के 70 किलोमीटर का फासला है, वो भी 8 लेन में जिसे कन्वर्ट किया जा रहा है, और जिस पर 2,129 करोड़ की लागत आएगी रुपए की। और इसमें कुल 10 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, ताकि आवागमन में किसी भी तरह से किसी तरह की असुविधा ना हो, जिसमें से 8 पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास होंगे, 17 छोटे पुल बनेंगे, 11 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, और 15 जो है वो रोड जंक्शन बनाए जाएंगे, महत्वपूर्ण मेजर रोड जंक्शन। और इस तरह से एक और खास बात इसकी जरूरी ये होगी कि सड़क के दोनों तरफ, मुख्य सड़क के दोनों तरफ 2-2 सर्विस लेन जो है वो बनाई जाएगी, और इस तरह से 8 और प्लस 4 12 लेन की ये पुल सड़क होगी 70 किलोमीटर की, जो आगे को और इसका विस्तार होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जब इस स्तर की परियोजना का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच बता रहे हैं। धन्यवाद जिनेंद्र जी। इस समय बाहर गैलरी है, काफी धूमधाम के साथ बहुत ही पारंपरिक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा अन्य अतिथि उनका बहुत ही पारंपरिक तरीके से स्वागत करने के लिए, पूर्ण हुकुमतों से स्वागत करने के लिए आते हैं। कुछ पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्य मंच पर लाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब
बहुत जोरदार, क्योंकि एक ऐतिहासिक अवसर है जब एक बहुत बड़ी हम ये विकास रैली कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने एक साल में क्या क्या किया और हमें क्या मिला, और हम साक्षी हैं इस बात के कि कितने दमखम के साथ हम ये सब कर रहे हैं। और इसी समय हमारी निगाहें मुख्य मंच पर लगी हैं। मेरे सहयोगी मित्र जैनेंद्र इस समय मुख्य मंच पर एंकरिंग कर रहे हैं और उनका स्वागत करता हूं और मंगल कामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ही पल इस समय निगाहें लगी है मुख्य प्रवेश द्वार पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत ही भाव से भरे हुए हरियाणा के उस गौरव को देखना चाहते हैं जो विकास से भरा हुआ है, जहां उनकी नीति, उनके कार्यक्रम 100% लागू किए गए हैं और बहुत ही उच्च भविष्य हरियाणा का है, क्योंकि पूंजी निवेश जो विदेश से हो रहा है, जो बड़ी संभावनाएं यहाँ पर आई है। 10,000 करोड़ रुपए की निवेश कनाडा और अमेरिका के साथ समझौता करने के बाद यहाँ उनके जो निवेशक हैं उनसे जो संधि और समझौते हुए हैं, उससे बड़े आसार यहाँ पे प्रबल एक प्रवाह चला है विकास का, शांति का, विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमा है। हम सब बहुत ही उत्साह के साथ अपने माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। दूर दूर तक जहां तक मेरी निगाहें फैल रही हैं, मैं देखता हूं लाखों की तादाद में लोग हरियाणा के कोने कोने से सोनीपत के उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और वो जगह जो अपने आप में ऐतिहासिक है, कई ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रह चुकी है। चाहे वो 1857 की क्रांति है, जब वो पहली गोली अंबाला में चली, और उसके बाद सोनीपत का ही वही रास्ता जो कभी एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तरफ आगे बढ़ा। मैं जैनेंद्र जी से अनुरोध करूंगा आगे के लिए संचालन के लिए। धन्यवाद, मंगल कामनाओं के साथ। वो तमाम पल याद आते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करते हुए हरियाणा की तरफ विशेष स्नेह रखते हुए उन तमाम परियोजनाओं के लिए प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया और स्वयं कई परियोजनाओं में उपस्थित हुए, स्वयं शिलान्यास करने के लिए, जिसमें 19 अगस्त 2014 में दिव्य सज्जन जैसे कि आप जानते हैं और आपको वो पल जरूर याद होंगे, क्योंकि आप सब इतने उत्साहित इस प्रदेश के वासी हैं कि इस प्रदेश के विकास के लिए जो भी कार्य होते हैं आप उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसीलिए आपको अवश्य याद होगा कि 19 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री महोदय पिछले वर्ष जब कैथल में आए थे और कैथल से लेकर राजस्थान बॉर्डर वाया नरवाना, हिसार, ये सारे इस रास्ते को 4 मार्गीय बनाने की परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया था। एक ऐसी आधारशिला उन्होंने रखी थी जो प्रदेश में सड़कों के एक ऐसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता भरे और एक बहुत अच्छे मानक की सड़कों के निर्माण के लिए प्रेरणा जिससे मिली थी, शुरुआत हुई थी, और प्रदेश में उसके बाद से सड़कों का लगातार जो विचार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर, उनकी अगुवाई में और कोशिशों का नतीजा है हरियाणा सरकार के कि प्रदेश में 907 किलोमीटर लंबे जो सड़कें हैं उनको नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। 9 ऐसे नेशनल हाईवे घोषित हुए हैं एक साल में, हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा बहुत सारी सड़कों की मरम्मत का काम इसमें शामिल है, जिस तरह से 401 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधार के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उन्हें चौड़ा करने के लिए और कारपेटिंग के लिए सरकार ने 1242 करोड़ रुपए की राशि जो है निर्धारित की, जिस पर लगातार तेजी से काम जारी है। इसके अलावा 120 किलोमीटर लंबे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें भी सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने 113 करोड़ रुपए खर्च करके उस पर अपना विशेष ध्यान दिया है। इसी तरह से एक अवसर और भी है जब माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री महोदय, जिन्होंने भी इस चुनाव को इसी वर्ष शिलान्यास करने के लिए जो पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में वो क्षण था जब गडकरी जी ने यमुनानगर पंचकुला रोड, अंबाला कैथल रोड और उसके साथ हिसार गढ़वाली रोड का शिलान्यास किया था और उसे 4 मार्ग बनाने के लिए उन्होंने शिला पट्टिका रखी थी। ये अवसर है, ये क्षण है वो जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, और वो अवसर आ चुका है क्योंकि मंच के ठीक पीछे स्क्रीन के जरिए आप तक ये दृश्य पहुंच रहा है, जहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन हो चुका है। इस तरह के लिए हम सब के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है आज कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं यहाँ पहुंचकर 3 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास अपने कार्यक्रमों से करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के वासियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए और इन क्षेत्रों से गुजरने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो इस क्षेत्र का लाभ उठाएंगे, इन परियोजनाओं का लाभ उठाएंगे, उनके लिए, सबके लिए एक बहुत यादगार क्षण है और उन सबको आज हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर विकास के लिए जिस तरह से नए दिशाएं तय की है, आप देख सकते हैं
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुभागमन हुआ है। उनके साथ माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और इसके अलावा मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यगण और विधायकगण और सभी बहुत सारे विशिष्ट अतिथि वहां व्यक्ति मौजूद हैं जो उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ हम सबके बीच में इस मंच पर प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यपाल श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री भारत सरकार, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, राव इंद्रजीत सिंह जी, माननीय केंद्रीय योजना स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, इसके अलावा श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन पी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री भारत सरकार यहाँ हम सबके बीच में मंच पर होंगे और साथ ही हरियाणा प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस मंच पर विराजेंगे उन सबका हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये पल हम सबके लिए बहुत विशेष है क्योंकि वो तीन परियोजनाएं जो अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान रखती हैं इस प्रदेश की और इस देश के विकास के लिए, उन तीन परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में आज इस पावन धरा पर पधारे और उनका शुभागमन आप सबके समक्ष इस मंच पर होगा। ये तीन महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं जिसमें कुल 341 किलोमीटर की लंबी ये परियोजना है और सरकार इस पे 13,802 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च करेगी, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़े हुए इस क्षेत्र को एक नई दिशा देगी, एक नई ऊंचाई देगी उसके विकास को। और इसमें 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जिस पर 7,558 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, 136 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जिस पर 4,115 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। और तीसरी परियोजना वो भी अपने आप में बहुत विशेष, बहुत खास है क्योंकि मुखर्बा चौक दिल्ली से पानीपत तक 70 किलोमीटर लंबे हाईवे को 8 लेन किए जाने की परियोजना का शिलान्यास वो भी आज प्रधानमंत्री महोदय अपने कदमों से करने जा रहे हैं और उस पर भी 2,129 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। तो इस तरह 13,802 करोड़ रुपए की राशि के साथ ये 341 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कदमों से अन्य गणमान्य विभूतियों की गणमान्य उपस्थिति में आप सबके यहाँ उपस्थिति में होने जा रहा है और ये हम सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि हम आज साक्षी बनने जा रहे हैं उस पल के जो पल इस प्रदेश की और इस देश के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊंचाई देगा। और हम गर्व करेंगे इस बात पर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के विकास को केंद्र सरकार के साथ मिलकर निरंतर सहयोग के साथ, समन्वय के साथ प्रदेश में भारत सरकार की तमाम परियोजनाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ लागू किया है। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने 52 ऐसी परियोजनाएं इस एक वर्ष में शुरू की है जिसमें जन कल्याण और विकास को नई ऊंचाई और नई दिशा मिली। तो ऐसे में ये क्षण हम सबके लिए बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मंच से ठीक नीचे जहां पर एक 3D मॉडल रखा हुआ है, तीनों परियोजनाओं का विस्तार से उस पर विवरण है उस मॉडल के जरिए से उसका अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में आएंगे। आपकी उत्कंठा, आपका जोश, आपका उत्साह स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व, ऐसे विभूति जिन्होंने इस देश को, इसके विकास को, इसकी गरिमा को नई ऊंचाई दी है, विश्व स्तर पर इसको एक पहचान ऐसी दी है जो पहचान कभी भारत की हुआ करती थी। तो आज इस बात पर हम सबको गर्व है और पूरी दुनिया में भारत का जो नाम है, भारत की जो गरिमा है, उसका जो गौरव है, उसकी पुनर्स्थापना हुई है और उस पुनर्स्थापना के पीछे जिनका प्रेरक व्यक्तित्व है ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में यहाँ इस मंच पर मेरे सज्जनों पधार रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। ये राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली को जिस तरह की राहत मिलने जा रही है देश की राजधानी को, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो इस स्तर तक पहुंच चुका है कि आम आदमी का जीवन जो है उससे दूर होने की स्थिति में पहुंच चुका है। और इसलिए इस बात की चिंता को करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर जो भारत सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसने इस राजमार्ग परियोजना का जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने के लिए सहयोगी राज्यों के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना को साकार करने का संकल्प लिया और बहुत जल्द ये संकल्प जो है साकार होने जा रहा है। और साकार होकर इस धरती पर हम देखेंगे दिल्ली के आसपास
जो एक अद्भुत सड़क मार्ग बनेगा, जो एक रिंग के रूप में दिल्ली को अपने आगोश मिलेगा, उसके वजह से दिल्ली को राहत मिलेगी, वहां की हवा को स्वच्छता मिलेगी, प्रदूषण से मुक्त होगी वहां की हवा, और वहां के वासी हो या हम भी जो भी दिल्ली आते जाते हो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली हम सबका गौरव है और दिल्ली हम सबकी हमारी दिल्ली है, और इसलिए दिल्ली को एक इतनी बड़ी राहत, प्रदेश को और देश को एक नई विकास की बुलंदी और ऊंचाई मिलेगी, और इसलिए अपने आप में ये तीनों परियोजनाएं जो है वो बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण है, और आप भी जरूर परियोजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे, उन्हें विस्तार से समझिएगा, क्योंकि इस देश में विकास को लेकर जो नए बयान बह रही है उस विकास के विस्तार को आप सहयोग से अपने मजबूत कर सकते हैं, और इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं के बारे में, उन परियोजनाओं के बारे में, उन कार्यक्रमों के बारे में अच्छे से जाने, उनका लाभ उठाएं, उनके साथ आप जुड़े भावनात्मक स्तर से, और उस तरह से भी आपका सहयोग और समर्थन से मिलना चाहिए। तो इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण में भारत में हरियाणा प्रदेश की वो पावन धरा, यहाँ इस स्थल पर ये परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी अपने कदमों से करने जा रहे हैं। ये एक और हरियाणा ने बहुत सारे इतिहास के पन्नों में ऐसी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है जिस पर हम सब गुजर गए, क्योंकि ये न्याय की धरा है, सत्य की धरा है, निष्काम कर्म का संदेश देने वाली गीता की ये धरा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो महान संदेश दिया जो आज पूरी दुनिया को आलोकित करती है। आप सबके जोरदार के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हरियाणा के इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जैसे कि आप जानते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुकर्रमा चौक से पानीपत तक के 70 किलोमीटर लंबी सड़क के 8 लेन की परियोजना का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधारे। इस अवसर पर यहाँ पधारे प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन हाईवे मंत्री भारत सरकार, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, राव इंद्रजीत सिंह जी, माननीय केंद्रीय योजना सतत प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार, और सभी विदेशियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट करके आप सबकी तरफ से हरियाणा के इस पावन धरा पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री सुभाष बराला जी, माननीय विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें इस अवसर पर। निवेदन करूंगा कैप्टन अभिमन्यु जी, माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी जी को केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री भारत सरकार, अभिनंदन है उनका इस अवसर पर। राव नरवीर सिंह जी से निवेदन है माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार है, उन्हें शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें इस अवसर पर। आप सबके जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन है। राव नरवीर सिंह जी से पुनः निवेदन है डॉक्टर राधाकृष्णन पी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्हें भी शॉल भेंट करके इस अवसर पर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। निवेदन करूंगा श्रीमती कविता जैन जी, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय योजना स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, का अभिनंदन शॉल भेंट करके। और निवेदन माननीय सांसद सोनीपत श्री रमेश कौशिक जी से कि वे श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, उन्हें शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें इस अवसर पर। पुनः सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और निवेदन है माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय नितिन गडकरी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण,
सभी हरियाणा के मंत्रीगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हरियाणा के लिए और दिल्ली के लिए ये जो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग के विभाग की ओर से जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उसका शुभारंभ सम्माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप सबको पता है कि आने वाले समय में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। रोड इंजीनियरिंग में और उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट के कारण है उनका हमने अध्ययन किया और इसलिए आवश्यकता ये है कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण रोड की विड्थ जो है कम पड़ रही है। नए एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने की भी आवश्यकता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमको सूचना दी और हमारे देश में टोटल 48 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ है, उसमें से केवल 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया उसके अनुसार आने वाले दिसंबर तक हम इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 96,000 किलोमीटर से लेकर 1,50,000 किलोमीटर तक करने का निर्णय हमने किया और इसके साथ साथ जहां सिंगल लेन है वहां 2 लेन करना है, जहां 2 लेन है वहां 4 लेन करना है और जहां 4 लेन है वहां ट्रैफिक के अनुसार 6 लेन और 8 लेन करने का भी निर्णय किया है। मैं हरियाणा की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इसी साल जो प्रोजेक्ट हमने अभी तक शुरू किया और शुरू करने वाले हैं, इसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय महामार्ग की योजना के द्वारा हरियाणा में करने वाले हैं। आज का जो रोड है ये प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा 3 राज्यों की सीमाओं से जाता है। एक जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये एक्सिस कंट्रोल है। वैसे हमारे देश में एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे ये पहला एक्सप्रेस हाईवे है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया था जो एक्सिस कंट्रोल था, जहां 140-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल सकती है। ये जो हाईवे निर्माण होगा ये पर 120 किलोमीटर और स्पीड से दौड़ेगा और ये कुंडली यमुना के रिवर को क्रॉस करके बागपत रोड, NH-58 मेरठ रोड, उसके बाद हापुड़ रोड और गाजियाबाद अलीगढ़ रोड, कासमा, सिकंदरा रोड और नियर सिरसा ताज एक्सप्रेस हाईवे रिवर यमुना और पलवल के पास से समाप्त होगा। वैसे जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे है उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी। मैंने अपने यहाँ 2 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा और संबंधित लोगों की मीटिंग बुलाई थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का भी निर्माण किया गया और स्वाभाविक रूप से इससे काफी दिक्कतें थी, पर अब ये भी कार्य हरियाणा सरकार ने शुरू किया। मेरा विश्वास है कि ये दोनों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे जो कुंडली, पलवल, मानेसर यहां से होकर फिर से इसी रोड को मिलने वाला है, इससे सबसे बड़ी उपलब्धता ये होगी
कि दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम इससे कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, एक्सीडेंट भी कम होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। जैसे दिल्ली को राहत मिलेगी, उसी प्रकार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भी लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी, ये एक्सप्रेस हाईवे तो हमने शुरू किया है, पर इसके बाद में हम इसी महीने में दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। उसके टेंडर निकल चुके हैं और दिल्ली से मेरठ जो एक्सप्रेस हाईवे होगा, उसके जो स्वामीनारायण मंदिर और ITO का जो स्क्वायर है वहां से शुरू होगा, उस रोड को हम 14 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं और 14 लेन में कन्वर्ट करने बीच में एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होगा। ये पहली बार 14 लेन का निर्माण हमारी सरकार की ओर से हो रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से दिल्ली के पेरिफेरल एरिया में हमारे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में काफी बड़ा रिवोल्यूशन होगा। हमने और एक निर्णय किया है और जिसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और दिल्ली की सरकार को आह्वान करूंगा कि हमारे शहर के अंदर में प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फूड ग्रेन गोडाउन्स, बड़े बड़े निर्माण होते हैं और पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक आता है। इस रोड के बाजू में ट्रांसपोर्ट हब, जहां ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेस होंगे, गोडाउन्स होंगे, प्री कूलिंग प्लांट्स होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे और पेट्रोल पंप होंगे और ट्रक सुधारने के भी वहां साधन रहेंगे। उसी प्रकार से मेडिकल हब होगा, हॉस्पिटल्स और जिसके डॉक्टर्स और सभी लोगों के हॉस्पिटल की सुविधा, मेडिकल हब, एजुकेशन हब और इंडस्ट्रियल हब। ये चारों हब अगर इस हाईवे पे आएंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली के ट्रैफिक में जो तकलीफ होगी वो और कम हो जाएगी। पूरे दुनिया में इसी प्रकार का प्लानिंग होता है और इसी एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में हमने रोड साइड एमिनिटीज के लिए भी जगह निश्चित की है। हम देश में 1200 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, जिसका नाम हाईवे विलेज करके हमने रखा है। उसमें पेट्रोल पंप होगा, हेलीपैड होगा, रेस्टोरेंट होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पेवेलियन होंगे और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने हमको ये सूचना दी है कि उस विभाग में जो फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ उसके लिए भी अलग से पेवेलियन होगा। और लोग जब अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था रहेगी। ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग प्रकार का ढाबा भी होगा और वहां विश्राम करने के लिए भी व्यवस्था होगी। इन सब से काफी लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज, इन दोनों को मिलाकर हम देश के विकास में आपने जो नीतियों को स्वीकार किया है, उसके आधार पर आने वाले 5 साल में 2% GDP देश के विकास में हमारे विभाग की ओर से ऐड हो, ये पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने देश के लिए जो आर्थिक नीति को स्वीकार किया है, वो गरीबी दूर करना और बेरोजगारों को रोजगार देने वाली नीतियों के लिए आपने प्राधान्य दिया है। मैं विश्वास देना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से 50 लाख युवाओं को हम रोजगार उपलब्ध कैसे कराएंगे, इसकी भी हमने रचना बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, रोजगार के नए अवसर भी निर्माण हो और इसीलिए लगातार डिपार्टमेंट की ओर से ये काम शुरू है। मुझे और एक बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जो जलमार्ग विकास योजना थी, हमारे संसद ने 5 जलमार्गों को मान्यता दी थी। गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, बंकिंघम कैनाल और केरल का बैकवाटर, उसमें से 4 जगह हमने कार्य की शुरुआत की है। यमुना के लिए भी हमने DPR बनाया और निश्चित रूप से हमने वो सपना देखा है कि हरियाणा से या दिल्ली से हम हॉवरक्राफ्ट कैटरमैरन में बैठकर हम ताजमहल देखने के लिए आगरा तक जाएंगे। ऐसे जलमार्ग का भी बनाने का निर्णय हमने किया है। नीदरलैंड की कंपनियां अपना DPR बना रही है, पर पिछले 3 अधिवेशन संसद का काम न होने के कारण
111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का काम अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा विश्वास है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में ये निश्चित रूप से इसके लिए अनुमति मिलेगी। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी मांगे हमें की थी वो 100% हमने पूरी कर दी है। जो जो उन्होंने कहा, सांसदों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, जो जो उनको आवश्यकता थी वो पूरा काम हमने पूरा किया है। और मैं आगे विश्वास देना चाहता हूं इसके बाद में भी आपके हरियाणा के विकास के लिए जो भी कुछ आपकी मांगे होगी वो जरूर हमारे सामने रखिए, हम उसको पूरी करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा देश समृद्ध बने, संपन्न बने, दुनिया की शक्ति बने, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वो संभव नहीं है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से कार्यरत है। जब हमारी सरकार आई तब 2 किलोमीटर पर डे रोड का काम चल रहा था, आज वो 18 किलोमीटर पर डे तक आया है और मेरा विश्वास है कि मार्च एंड जब हो जाएगा तो वो 30 किलोमीटर पर डे तक निश्चित पहुंचेगा। अब एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण हम कर रहे हैं और देश का विशेष रूप से पहला एक्सप्रेस हाईवे जो बहुत बड़ा है, जो दिल्ली से शुरू होकर जींद तक, जींद से लेकर लुधियाना तक, लुधियाना से लेकर अमृतसर तक और अमृतसर से लेकर कटरा तक, एक बहुत बड़े एक्सप्रेस हाईवे का स्टडी हमने शुरू किया है और इसके कार्य के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार और कश्मीर की सरकार के सहयोग से जो हम कटरा जाते हैं मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, तो मेरा सपना है कि दिल्ली से 8 घंटे में कार चलाकर हम कटरा पहुंचेंगे और वो सपना भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए आए, इसलिए मेरे विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय नितिन गडकरी जी का। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से अब निवेदन है कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। भारत माता की। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हरियाणा के राज्यपाल महामहिम कप्तान सिंह जी सोलंकी, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री राधाकृष्ण जी, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे सभी माननीय सांसदगण, विधानसभा में मेरे साथी सभी कैबिनेट के मंत्री, अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी, सभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, बहुत ही आज सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसे अवसर पर आने वाले सप्ताह में दीपावली आने वाली है और अभी 4 दिन पहले 1 नवंबर को हम लोगों ने हरियाणा दिवस मनाया है और संयोग सौभाग्य से हरियाणा अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और लगभग 1 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की
बहुमत से सरकार बनी, हमने अपना 1 वर्ष उपलब्धियों भरा वर्ष ये पूरा किया है। ऐसे एक समय पर आपका आशीर्वाद आज हमको, हरियाणा की जनता को, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार हमको ये आशीर्वाद आपका मिल रहा है। सबसे पहले आप कैथल में पिछले वर्ष 19 अगस्त को आए थे। इसके बाद फरीदाबाद में, उसके पहले 22 जनवरी पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को यहां से आपने शुरू किया। फरीदाबाद में पिछले 6 सितंबर को आपने हमने मेट्रो का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया और फिर 11 सितंबर को चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके उद्घाटन के अवसर पर आप चंडीगढ़ आए थे। आज एक बड़ा उपहार जो केवल हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, मैं मानता हूं उत्तर भारत के लिए बड़ा दीपावली का उपहार है। आज हमको ये उपहार देकर आपने स्वीकार किया। मैं आपका, पूरे केंद्रीय मंत्रियों का तहे दिल से, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये स्थान, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है। सोनीपत का ये स्थान, जो महाभारत काल में जिसको सोनप्रस्थ नाम से जाना जाता था, ये उन 5 गांव में से गांव है जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे और जिसके इनकार होने पर महाभारत का युद्ध हो गया था। ऐसी ऐतिहासिक भूमि, ये गांव, जिस गांव के किनारे हम बैठे हैं, इसका भी अपना एक इतिहास है। बड़ खालसा गांव, जो पास वाला गांव है एडजॉइनिंग, अब ये बड़ खालसा गांव का ऐतिहासिक महत्व, गुरु तेग बहादुर जी का जब गुरुद्वारा शीशगंज के स्थान के ऊपर शीश गर्दन से अलग करके और उस शीश को आनंदपुर साहब ले जाया जा रहा था, भाई जैता जो शीश को छुपा कर ले जा रहे थे, पता लगा मुगल सेना पीछा कर रही है। इसी गांव बड़खालसा में गुरु के शिष्य रहते थे। एक शिष्य कुशाल नाम का सामने आया, भाई जैता को कहा कि मेरा शीश गुरु तेग बहादुर से मिलता जुलता शीश है, मेरा शीश गर्दन से काट करके मुगलों को दे दीजिए ताकि मुगल पीछा छोड़ दे और गुरु तेग बहादुर जी का शीश पहुंचाया जा सकता आनंदपुर साहब। मैं नतमस्तक को बड़ खालसा के उस गुरु शिष्य कुशाल को। भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इस विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में कही थी, कहा था कि हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। रेल हो या रोड हो, सामान्य नागरिक की सुविधा, इसकी व्यवस्था हो, जब तक हम इसका निर्माण नहीं करेंगे तब तक विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार आपके नेतृत्व में, खास करके हरियाणा को जो लाभ हमको मिला है, हम हरियाणा के सब निवासी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क मार्ग ही नहीं, सड़क मार्ग जैसे माननीय नितिन गडकरी जी ने बताया, हम इनके भी आभारी हैं। जब भी हम जिस योजना को लेकर के गए, उस योजना को उन्होंने तुरंत माना और कहा कि अभी कम है और भी आवश्यकता है तो आप ले जाइए। और जैसा कहा, 30,000 करोड़ रुपया इस 1.5 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर सड़कों के ऊपर लगाया जा रहा है। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी कुल लंबाई 924 किलोमीटर है, ये मंजूर हुए हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बनाए जा रहे हैं और केवल राजमार्ग, सड़क मार्ग ही नहीं, तो रेल बजट भी हमारे रेलवे मंत्री
चूंकि वो भी हरियाणा से ही है संयोग से, और उन्होंने भी बड़ी कृपा की हुई है हम पर। 3 बड़ी परियोजनाएं बजट के अंदर हरियाणा के लिए स्वीकृत की गई, और उसके बाद जितने आरयूबीज है, प्राथमिकता पर उनका हरियाणा के अंदर कोई भी फाटक नहीं रहना चाहिए। हैरानी की बात है कि पिछले 48 साल में कुल आरयूबीज इनकी संख्या जब गिनते हैं तो 67 संख्या है, और पिछले 1.5 वर्ष में जब से केंद्र में अपनी सरकार बनी है तब से हरियाणा के जितने आरयूबीज बने हैं उनकी कुल संख्या 1.5 वर्ष की 53 बनती है। 53 1.5 वर्ष में 53 आरयूबीज। इस प्रकार हम हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में जो सहयोग केंद्र सरकार का हमको मिल रहा है, मैं बहुत ही आभारी हूं। हमारा एक सपना है हिसार का एयरपोर्ट, हिसार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, उसमें मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग, एमआरओ ये सेंटर भी बनता है तो हम हरियाणा के आर्थिक स्थिति को, हमारे हरियाणा के विकास दर को और आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल, पहला वर्ष, क्योंकि इसमें नीतियां, इसमें स्कीम, योजनाएं ये अधिक बनाई जाती हैं। मैं आप सबको बहुत ही प्रसन्नता से ये बताना चाह रहा हूं कि हमने वर्ष भर में 52 ऐसी नई योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं के आधार के ऊपर हम हरियाणा में एक पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अंत्योदय की दृष्टि से गरीब आदमी का भला जिसमें हो, किसान का भला जिसमें हो, मजदूर का भला जिसमें हो, अनुसूचित जाति का भला जिसमें हो, पिछड़े वर्ग का भला जिसमें हो, ऐसी सब योजनाएं बनाई हैं। कानून व्यवस्था को भी हम बेहतर और सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई हरियाणा प्रदेश में किसी नागरिक को न हो। विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति जो उपेक्षा यहां रहती थी उसको दूर करने के लिए एक छोटा ही पग शायद न हो, हमने उठाया है। हर जिला केंद्र पर अलग से महिला थाना हमने अभी बनाया है। आने वाले वर्ष में सब डिवीजन लेवल पर भी हम एक महिला थाना खोलने जा रहे हैं। हमने अपनी स्वास्थ्य की योजनाएं, इनको आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा करके सस्ती स्वास्थ्य की योजनाएं हमारी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इसमें उपलब्ध कराना शुरू किया है। शिक्षा को कैसे गुणवत्तापूर्वक बनाया जाए, कैसे संस्कारक्षम बनाया जाए, कैसे रोजगार हम अपने लोगों को दे सके, इसके लिए हमने शिक्षा में भी प्रबंध किया है और रोजगार के लिए नई हमारी उद्यम नीति बनी है। 2015 में भी जो बनाई है हमने, उसमें हम ऐसा मानकर चलते हैं कि 4 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम हरियाणा में करवाएंगे। ऐसा हमारा संकल्प भी है और इसके लिए हम अगले फरवरी 2016 में एक निवेशक सम्मेलन गुड़गांव में बुला रहे हैं। देश भर के, दुनिया भर के निवेशक जो हरियाणा में निवेश करें, ऐसा उस उद्यम नीति के माध्यम से हम इस काम को पूरा करेंगे। हमने ग्राम विकास की भी बहुत योजनाएं बनाई है। ग्राम विकास के नाते से हमारे यहाँ गर्वित नाम से योजनाएं, ताकि युवकों को ग्राम विकास के अंदर सहभागी बना सके। हमने गौ संरक्षण और गौ संवर्धन जो अपना कानून बनाया है, ताकि गौ भी हमारे यहाँ किसान का एक आर्थिक विकास की दृष्टि से वो किसान अपना काम कर सके। इस नाते से बहुत योजनाएं हम ग्राम विकास के नाते भी बना रहे हैं। प्रदेश की जो हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो वास्तव में भ्रष्टाचार का एक घर बनी हुई थी, हमने आवास व्यवस्था, जो कि आपने हमको एक टारगेट दिया है कि 2022 तक सबको आवास ये मिलना चाहिए। इसके लिए जो हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी है या अफोर्डेबल हाउसिंग की जो पॉलिसी है, इसको हम इस प्रकार से बना रहे हैं ताकि उसमें भ्रष्टाचार भी न हो और उसमें किसान का हित, जमीन को किस प्रकार से वो अपने पूरे दाम पर दे सकता है, इसी प्रकार से जो बिल्डर्स है उनका भी हित, सरकार की भी जो कई प्रकार के आने वाली कठिनाइयां वो उनको न आए और अंत में कंज्यूमर जो भोगता है उसको भी सस्ता मकान मिले। इस प्रकार से चारों का समन्वय बैठाते हुए हमने पहली बार एक ऐसी लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई है जिसका सर्वत्र जिसकी प्रशंसा हो रही है। भाइयों बहनों, विषय बहुत है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने सुनना है। अंत में मैं इतनी बात कहूंगा कि जैसे नरेंद्र भाई स्वयं अपने मुख से कई बार कह चुके हैं हमको कि हरियाणा और गुजरात इसका भगवान कृष्ण जी के माध्यम से जो संबंधों के आधार पर हमारा नजदीकी बना है। मैं एक और बात आज प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सरस्वती नदी की खोज,
सस्ती की खोज के नाते से उसकी जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में जो पानी निकला है, एक उत्साहवर्धन हुआ है हमारा कि सरस्वती का जो मार्ग है वो भी जो अभी तक माना जाता है कि हरियाणा आदि बद्री से लेकर के और गुजरात के कच्छ तक वो नदी चलती थी, ये एक अगला आयाम है जो गुजरात और हरियाणा को जोड़ करके एक धरातल पर हमको देखेगा। हम इस प्रेरणा से अपने सब काम करेंगे। आप समय समय पर हमको जितना भी सहयोग करते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करें। मंच से बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे। सभी गणमान्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इन 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करें। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बने। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 136 किलोमीटर का, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर और मुकरबा चौक दिल्ली से पानीपत 70 किलोमीटर की दूरी जो है 8 लेन के रूप में जिसका निर्माण होगा। तो आप सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक बहुत ही संक्षिप्त 3.5 मिनट की एक फिल्म है जो इस पूरी परियोजना का एक परिदृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। निवेदन है कि उस फिल्म को भी आप देखें। आप सबके साथ एलईडी स्क्रीन पर वो उपलब्ध होगी। आइए उस फिल्म को देखते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में 13,802 करोड़ रुपए लागत से बनाई जाने वाली 341 किलोमीटर लंबी 3 परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ही 88.50 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। प्रतिदिन करीब 52,000 कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते हैं। उसमें से करीबन 40 से 60% दिल्ली को बाईपास करते हैं। इसकी वजह से आजकल दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा मानकों से ऊपर पहुंच गई है। इसको दूर करने की दृष्टि से सरकार 3 परियोजनाओं को आरंभ कर रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मुकरबा चौक से पानीपत तक 8 लेन। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया निर्माण योजना को मूल रूप देने वाली ये 3 अहम योजनाएं हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। इसमें प्रवेश और निकास इंटरचेंज विनियमित माध्यम से किया जाएगा। ये भारत का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। दक्षता, सुरक्षा एवं किफायता इस एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषता है। पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा। इसमें कुल 10 लाख टन सीमेंट की खपत होगी। इस पर गति की सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे कि यातायात को सुचारू और सरल बनाया जाएगा एवं सुरक्षा के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसके नीचे स्थानीय यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए आवश्यकता अनुसार अंडरपास बनाने की भी योजना इसमें शामिल है। इसमें 144 पैदल अंडरपास, 54 व्हीकलर अंडरपास, 6 रेल ओवरब्रिज, 5 फ्लाईओवर, 9 इंटरचेंज एवं 48 ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर क्लोज टोलिंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें वाहनों द्वारा तय की जाने वाली दूरी के अनुसार टोल भुगतान लिया जाएगा, न कि कुल 135 किलोमीटर की दूरी। टोल प्लाजा पर सुचारू यातायात प्रदान करने के लिए 1 या 2 लेन्स को छोड़कर सभी लेन्स पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस मार्ग पर वे साइड एमिनिटी भी बनाई जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स, वाहनों की मरम्मत सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आराम गृह आदि सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र का हाफ वे रिंग रोड हरियाणा से होकर गुजरता है। ये हाईवे NH1, NH8, NH10 और NH2 को इंटर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये एक्सप्रेसवे बिटुमिनस एक्सप्रेसवे है। मुकरबा चौक से पानीपत के यातायात को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई
8 लेन की ये परियोजना वाहनों के सुचारू संचालन एवं सुगम यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के तहत हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन्स बनाई गई हैं। तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य कैरियरवे पर चलाए जाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। मुकरबा चौक से पानीपत तक का एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक बिना किसी रुकावट वाली कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। धन्यवाद। तो एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें आप सबकी करताल ध्वनि के साथ। हरियाणा एवं पंजाब के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, हरियाणा के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीमान राधाकृष्णन जी, श्रीमान कृष्णपाल जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री कैप्टन अभिमन्यु, राव नरबीर सिंह, श्रीमती कविता जैन, सोनीपत के सांसद श्री रमेश कौशिक, विधायक श्रीमान सुभाष बराला जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी लोगों के मन में विचार आता है कि पैसे होते हैं तो रास्ते बनते हैं, लेकिन हकीकत ये है अगर रास्ते बनते हैं तो फिर पैसे अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। आज के युग में विकास की सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की हो, सड़क की हो, और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां विकास की रफ्तार तेज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव जब इस प्रकार की सुविधाएं तैयार होती है तब होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में सरकारें दुविधा में रहती हैं। उनको लगता है कि किसी मतदाता को कोई लाभ मिलेगा तो चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सड़क बनती है तो लोगों को लगता है उसमें क्या है भाई, ये तो सरकार का काम है, मेरा क्या हुआ। और ये दुविधा कई वर्षों से हमारे देश में चल रही है और शायद ये दुविधा ही हमारे देश में विकास की सबसे बड़ी रुकावट है।
जो समाज में दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी चिंता करना विकास के फल उन तक पहुंचे, विकास की यात्रा में उनकी समान भागीदारी हो, ये तो सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर सर्वांगीण विकास करना है, लंबे अरसे तक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए। हरियाणा छोटा प्रदेश है, लेकिन करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं सिर्फ रोड्स के लिए आए, ये छोटी बात नहीं है। ये 32,000 करोड़ रुपए लगते हैं तो इलाके के नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, मजदूरी करने वालों को भी काम मिलता है, लेकिन जब व्यवस्था खड़ी होती है तो विकास की गति भी बहुत तेज होती है। आप में से अगर किसी को अध्ययन करना है तो कोरिया एक उत्तम नमूना है कि कोरिया कहां से कहां पहुंचा, और वहां की शुरुआत वहां के शासकों ने इस बात से की कि कोरिया के बीच से गुजरता हुआ एक बहुत बड़ा आधुनिक हाईवे बनाया जाए। बड़ा विवाद हुआ था उस देश में। विवाद इस बात का हुआ कि देश गरीब है, एक रोड के लिए इतने पैसे लगा रहे हो, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, गरीबी है, और अब रोड के लिए इतने अरबों खरबों लगा रहे हो। बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन उस समय के शासकों ने इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी पूरे कोरिया के बीच से एक उत्तम रास्ता बनाने का तय कर लिया और बनाया। और उस एक रास्ते ने पूरे कोरिया के जीवन को बदल दिया। आज दुनिया के समृद्ध देशों में कोरिया का नाम आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये ताकत होती है, और इसलिए मार्ग के क्षेत्र में हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में शायद पिछले 60 साल में इतने व्यापक रूप से मार्ग निर्माण के काम का कल्पना तक नहीं की गई। एक तरफ भारतमाला योजना है, दूसरी तरफ सेतु भारतम योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जोड़ने के लिए एक गोल्डन चतुष्क का निर्माण करने का बीड़ा उठाया, और उस काम को इतनी तेजी आई कि उनके कार्यकाल में जितना काम पूरा हुआ, उस काम को आज भी हिंदुस्तान के विकास में एक अहम भूमिका अदा हो रही है, इस रूप में माना गया। ये जो रास्ते बनने वाले हैं, वो रास्ते सिर्फ हमारे व्हीकल को ले जाने वाले रास्ते नहीं है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को गति देने वाला निर्माण है। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। सागरमाला योजना के तहत हिंदुस्तान के समुद्री तट
उस समुद्री तट के साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाए ताकि हिंदुस्तान का हर कोना सामुद्रिक व्यापार के लिए जहां जाना हो उसको अच्छे से अच्छा तेज गति से कनेक्टिविटी मिले ताकि देश में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हिमाचल के एप्पल है, अगर उसको समुद्र मार्ग से दुनिया में कहीं पहुंचाना है, तेज गति से अगर पहुंचा दिया तो वो किसान भी सुखी होता है और जहां पहुंचता है वहां भी अच्छा माल होता है। यानी एक प्रकार से इन सुविधाओं से गांव गरीब किसान भी जो मेहनत करके पैदा करता है वो अच्छे बाजार में सही समय पर पहुंच करके अपनी आर्थिक विकास की यात्रा को गति दे सकता है। और इसलिए हमारे बंदरों के साथ, सामुद्रिक बंदरों के साथ सागरमाला के तहत रोड कनेक्टिविटी देने का अभियान है। सेतु भारतम आपने देखा होगा, हमारे देश में दो तरफ सड़क बनी है, बीच में से रेल जा रही है, ऊपर पुलियां नहीं बन रही है, रोड खराब हो रहा है। वर्षों तक ये चलता था, कभी रेल परमिशन नहीं दे रही है, कभी रोड वाले काम नहीं करते। नितिन जी ने आकर के बीड़ा उठाया, रेल और रोड के बीच में सामंजस्य बन गया और एक फॉर्मूला बनाई कि अगर इतने पैरामीटर पूरे होते हैं तो परमिशन आपको मिल जाएगी, आप नीचे भले रेल जाती है, ऊपर ब्रिज बनाने का काम चालू करो। इतनी तेज गति से काम बढ़ रहा है, आपको हैरानी होगी। हमारे देश में कहीं रेल गुजर रही है और गांव विकसित हुआ, गांव का एक छोर इस तरफ है रेलवे के, दूसरा उस तरफ है, पानी की पाइपलाइन डालनी है तो रेलवे डिपार्टमेंट 2-2, 4-4 साल तक परमिशन नहीं देता। और उसके कारण एक ही गांव बीच में से रेल जा रही है पर पानी नहीं पहुंच रहा है। हमने कुछ नियम ऐसे बनाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो समय सीमा में निश्चित पैरामीटर के तहत तत्काल लागू की जाए। और इसके कारण इतने काम जो अटके पड़े थे वो उनको गति मिली। मैं इन दिनों हर महीने में एक बार राज्य के सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूं, और जितने प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं वो क्यों अटके हैं, किसके कारण अटके हैं, उसकी जरा पूछताछ करता हूं। आपको हैरानी होगी, पिछले 5-6 महीने से मेरा ये अभियान चल रहा है, अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अटके हुए प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर दिए। सेतु भारतम के द्वारा इस देश में करीब 450 ऐसे ब्रिज बनाने की जरूरत है जो विकास के लिए बॉटलनेक बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। अगर ये 400 सेतु बन जाते हैं तो पूरे देश में एक गति को नया आयाम मिलेगा। सेतु भारतम के तहत अरबों खरबों रुपया लगा करके एक फोकस के रूप में कि ब्रिज बनाने के काम को बल देना है। कभी ब्रिज चौड़ा करना है, कभी नया पैरेलल ब्रिज बनाया है, कहीं नए ब्रिज बनाने, एक साथ सर्वे करके उसको काम देने का काम करने का अभियान उठाया है। एक भारतमाला योजना बनाई है। आपको हैरानी होगी, 60 साल के बाद इस देश में 123 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 123, यानी करीब करीब 20% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आज भी नेशनल हाईवे के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। और इसलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक अभियान उठाया है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के 123 डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल हाईवे से लिंक नहीं है उनको जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया है और आने वाले वर्षों में फोकस टारगेट योजना के साथ इस काम को करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ पूर्व और पश्चिम
ये नई सड़क दिल्ली को तो एक अनेक समस्याओं से मुक्त कर ही करेंगे, लेकिन इसके बाद हरियाणा के व्यक्ति को अगर राजस्थान की तरफ जाना या हरियाणा के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के किसी छोर पे जाना है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तेज गति से वो भारत से बाहर अपने आगे बढ़ जाएगा। और ये रोड की रचना ऐसी है कि भविष्य में वहां पर अर्बन डेवलपमेंट तो होना ही होना। जब रोड आता है तो विकास अपने आप होता है, नई कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये रोड की रचना ऐसी है कि साथ में नए शहर अगर विकसित भी हो जाएंगे, नई लोकेलिटी विकसित भी हो जाएगी, तो भी दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ऐसा सुरक्षित मार्ग बनाने के पीछे ये इतने अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार को, श्रीमान नितिन जी को और उनके डिपार्टमेंट की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस काम को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को गति देने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका। रेलवे, हमने रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास शुरू किया है। रेलवे स्टेशनों में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया है। रेल की गति बढ़े, रेल एक्सपांशन हो, रेल के नए एरिया एक्सटेंशन हो, रेल में जहां डीजल से चल रहा है वहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे आए। एक साथ अनेकों प्रकार के इनिशिएटिव लेकर के भारत के रेल युग को एक आधुनिक रेल युग में परिवर्तन करने का प्रयास बहुत तेज गति से हमें उठाया है। बिजली 2022 जब भारत आजादी के 75 साल मनाए, हमारा सपना है कि तब हिंदुस्तान के हर गांव में सातों दिन 24 घंटे पूरे साल भर बिजली मिलनी चाहिए। ये काम सरल नहीं है, मैं जानता हूं। बिजली के उत्पादन में कितनी ताकत लगेगी जानता हूं, बिजली पहुंचाने में कितनी ताकत लगेगी मैं जानता हूं, लेकिन किसी ने तो कठिन काम भी हाथ में लेने पड़ते हैं। और हमने बीड़ा उठाया है कि 2022 जब भारत आजादी के 75 साल मनाता होगा, हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां बिजली पहुंचानी है वहां पहुंचेगी और 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। युग बदला है, बदले हुए युग में अब हाईवे से ही काम इनफ नहीं है, हाईवेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है, उस डिजिटल इंडिया के सपने को पार करने के लिए 21वीं सदी का जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है हाईवेज के साथ साथ हाईवेज। आज सारी दुनिया आपके मोबाइल फोन में है और इसलिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बल देना पड़ेगा। आधुनिक भारत की पहली शर्त बन गया है हाईवेज होना और इसलिए डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरे हिंदुस्तान में तेज गति से चल रहा है। मैं जब इन चीजों का रिव्यू करता हूं तो मेरे ध्यान में आया लाखों गांव ऐसे हैं कि जहां पर आज के युग में डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। वो भी एक कठिन काम है, हमने उसका बेड़ा उठाया है, काम तेजी से चल रहा है। जब मैं बिजली के लिए पूछ रहा था मैं हैरान था। 21वीं सदी के 15 साल बीत चुके हैं, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं लगा है, एक तार भी नहीं पहुंचा है। हमने बीड़ा उठाया है। मैंने लाल किले से इसकी घोषणा की थी कि 1000 दिन में 18,000 गांव जहां बिजली पहुंची नहीं है, वो दुर्गम से दुर्गम इलाके होंगे,
पहाड़ की चोटी पर हो या रेगिस्तान में हो, हम वहां पर बिजली पहुंचाएंगे, इसका एक अभियान चला है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी आवश्यकता है उस पर हम तेज गति से काम पे लगे हैं। हरियाणा उसमें बहुत प्रगति कर सकता है, सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा ले सकता है। और मनोहर जी इस बात को बल देकर के आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर एक बार हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर राधाकृष्णन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर आप सबकी तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। देवियों सज्जनों, कुरुक्षेत्र का वो दृश्य जहां श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। उनका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनकी उपस्थिति के लिए और इस उपहार के लिए। और मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद सोनीपत श्री रमेश कौशिक जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। For more videos, subscribe, follow and like.